नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बिहार की और बात करते हैं वहां जो बिगड़े कानून और व्यवस्था के हालात है उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच जो वहां ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है उसको लेकर हम जरूर बात करेंगे। पारस हॉस्पिटल की कल आपने फुटेज देखी, 5 आरोपी दनादन फायरिंग कर रहे थे। इसमें से अब जो मुख्य आरोपी है उसकी पहचान हो गई। प्रवेश, बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी है वो है तौसीफ बादशाह। और देखिए चिराग जी, इसका जो अगर हमने इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जाए तो ये ऐसा नहीं है कि इसने पहले भी बहुत सारे मर्डर किए, ये इसका पहला मर्डर था और सुपारी किलिंग के धंधे में नया नया आया था। और इसका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है। वो बैकग्राउंड है टीचर का, जो इसकी मम्मी है वो टीचर है और जो इसके पिता हैं उनका हार्डवेयर का बिजनेस है। दूसरी चीज़, ये खुद का सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बना रखा था और इसने खुद के बारे में वही जो आजकल जो नए नए लड़के नहीं लिखते सोशल मीडिया में अपने बारे में भौकाल वाला स्टेटस, बायो में ऐसी चीज़ें जैसे लगे कि बहुत बड़ा अपराधी हूँ, उस तरह की चीज़ें लिखता था। ये अपने अपने पूरा प्रॉपर सोशल मीडिया प्रोफाइल मेंटेन कर रखा था, उस पर वीडियोज़ और रील्स डालता था। अब दूसरी चीज़, ये रहने वाला था फुलवारी शरीफ का और इन लोग ने जो गन्स का इंतज़ाम है वो किया था इन्होंने बोरिंग रोड से। पटना का ही इलाका है बोरिंग रोड और ये सब हाई फंडू इलाके, मतलब एकदम हाई फाई इलाके हैं। अब वहाँ से इन्होंने गन्स का भी अरेंजमेंट किया, सब चीज़ का अरेंजमेंट किया। 2 बाइक पे 6 लोग आए चल के और इन्होंने प्रॉपर एंट्री ली, बाकायदा मेन एंट्री से। इनको ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका, ना किसी ने पूछताछ की, ये ऊपर तक पहुँच गए। इन्हें पता था जिस कमरे में वो है उस कमरे में जो वार्डन था उसने बोला कि दरवाजे का लॉक ख़राब था इसलिए वो लॉक नहीं हो सकता था, तो लॉक नहीं किया था। इन लोग घुसते अंदर, दनादन फायरिंग करते, उधर वार्डन बैठा होता है, वार्डन को भी गोली लगती है। एक ऐसी खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि ये जो तौसीफ बादशाह है इसने मर्डर करने के बाद वीडियो भी बनाया है, अंदर वीडियो भी जश्न बनाया का वीडियो बनाया है और जश्न का वीडियो भी मैं फुटेज देख रहा था जिसमें ये लोग खुश हो रहे थे आरोपी। इस तरह का ये वीडियो जब चल ये रहा जब था। नीचे जा रहे थे तो हाथ हिलाते, हाथ मतलब वे करते हुए जा रहे थे, हाथ हिलाते हुए जा रहे थे और चिल्लाते इसकी हुए। मैं इंस्टाग्राम रील भी देख रहा था। क्या ये वही आरोपी जिसकी इंस्टाग्राम हाँ जिसने हाँ, रील ये बनाई है? इसका तौफीक जो बादशाह है इसका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और इसमें बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। ये गाड़ी चलाने से लेके, पता है ये जब बोरिंग रोड पे घूमता था तो वीआईपी लाइट लगा के घूमता था, वो जो रेड और ब्लू वाली होती है वो लाइट लगा के घूमता था अपनी गाड़ी में और उसी गाड़ी को लेकर घूमता था। उसी गाड़ी में इसके बहुत सारे रील्स हैं। दूसरी चीज़, इसने जानबूझकर इन लोगों ने नकाब नहीं पहना क्योंकि शेरू गैंग को एक मैसेज देना था कि ये गैंग हमने ही किया है। और ये जो एक पहले तो चीज क्लियर हो कि ये जो कारनामा है ये शेरू गैंग का है हाँ, ये या शेरू शेरू गैंग के ये आदमी है? ये शेरू गैंग के आदमी है। Okay. शेरू गैंग के आदमी है, ये तौसीफ है, उन्हीं के गैंग का नया नया मेंबर आया है साथ में। और देखिए तौसीफ ने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया है। वो चाहता था कि इतने बड़े बदमाश को अगर मैं मार रहा हूँ मैं तो फिर मेरा नाम भी गैंगस्टर्स लोगों की दुनिया में मेरा नाम भी बहुत ऊपर लिया जाएगा। उसका ये मानना था, उनके ग्रुप का भी मानना था, इसलिए जानबूझकर वो वेट कर रहे थे इसका टारगेट किलिंग का कि ये टारगेट किलिंग मिले हमें और हमारा नाम भी बिहार में इस बहुत गूंजे। ये अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन्होंने जानबूझकर सीसीटीवी के सामने अपना पूरा अच्छे से चेहरा दिखाया। जानबूझ, आपने देखो वो पिक्चर की तरह उन्होंने दरवाजा जैसे घुसने से पहले उसने लोड किया और पूरा एक तरह से ये जो आप देख रहे हो हत्याकांड ये पूरा मुंबई स्टाइल में हुआ है। मुंबई में प्रवेश, इसके पीछे वजह क्या रही? अदावत अब शेरू गैंग और चंदन मिश्रा की थी। चंदन मिश्रा खुद अपराधी था, दूध का धुला नहीं था। 10-12 मर्डर के केसेस थे, सजा याफ्ता था, उम्र कैद की सजा काट रहा था। शेरू जो है, कभी ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज ये एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन। बिल्कुल कट्टर दुश्मन। और इनकी अदावत जो है, उनकी जो फूट है वो पड़ी थी जब ये दोनों साथ में जेल में थे। बाद में अब जो शेरू है वो कलकत्ता की जेल में, वहाँ एसटीएफ की टीम इससे पूछताछ कर रही है। इन दोनों की लड़ाई का मकसद ये था, जब एरिया बालू के बिजनेस में इन लोग का जब हफ्ता वसूली चलता था, जो अवैध खनन के उसमें हफ्ता वसूली चलता था, तो कहा जाता है कि उसमें एरिया डिवाइडेशन को लेकर इन दोनों के बीच में टसल शुरू हुआ। तो उसी के बाद से धीरे धीरे ये जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई होगी कि किसके लोग कहाँ होंगे, काम करेंगे, और वो धीरे धीरे जाकर इस अंजाम तक पहुंच गए कि किसी ना किसी एक को तो मरना था, क्योंकि दोनों के लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तो अगर चंदन बच जाता तो चंदन कहीं ना कहीं शेरू की प्लानिंग करता मारने के लिए, और शेरू अंदर बचा था तो शेरू ने चंदन की प्लानिंग कर ली। जेल में बैठे बैठे पूरी प्लानिंग हुई है, जेल से पूरा वो नेटवर्क की क्रिएट किया गया है, जेल से बैठे बैठे सुपारी दी गई और जेल से बैठे बैठे इस अपराध को एक तरह से अंजाम दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है कि दरअसल इस गैंग का नाम पहली बार 2009 में बक्सर जिले में सामने आया था। उसके बाद एक के बाद एक कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। 6 सितंबर 2009 अनिल सिंह की हत्या, जैसे प्रवेश बता रहे हैं, 2011 नौशाद की हत्या, 2011 में भरत राय की हत्या,
इसके अलावा लगातार हत्या होती चली गई। 2013 में सिपाही हामिद अंसारी की हत्या। इन सभी में चंदन और शेरू गैंग का नाम सामने आया, यानी दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। चंदन और शेरू दोनों इन हत्याओं के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे, लेकिन वहां दोनों के बीच झगड़े होते रहे। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई दोस्तों, किसी को नहीं पता चला। और यह भी पता चला है कि गैंग वॉर में चंदन की बलि चढ़ी है, यानी कि चंदन मिश्रा की हत्या को गैंग वॉर का नतीजा माना जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। और यह पूरा मामला शेरू गैंग की ओर से कराया गया। लेकिन क्या प्रवेश ये अब पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि ये सारे बंदे शेरू गैंग के थे? हाँ, क्योंकि ये जो लिंक निकल कर आ रहा है और ये जो आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपी जो हैं वो बाकायदा शेरू गैंग के लिए काम करते थे। तो जो 5 आरोपी हैं उसमें से 2 आरोपी बाकायदा शेरू गैंग के लिए थे। जो 3 आरोपी हैं वो नए हैं, वो मतलब पूरे गैंग वॉर वाले सिस्टम में ही नए घुसे हैं। अब चिराग जी देखिए, ये तौसीफ जो है ये वही शख्स है जिसने सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जीन्स में बिल्कुल जो सबसे पहला शख्स है जो रूम में घुस रहा है, जिसने बड़े बाल रखे हैं और जिसने टोपी नहीं पहनी है, वही है तौफीक। और उसने अपना प्रोफाइल बना, तौसीफ, उसी ने अपना प्रोफाइल बना रखा है। ट्विटर तक पे एक्टिव है वो। ट्विटर पे उससे बड़े कम फॉलोवर्स है, लेकिन ट्विटर पे भी एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है। ऐसा नहीं है, मैं आपको उसके ट्विटर आईडी का एक मैं बायो बताऊंगा, उसने क्या लिखा है अपने बायो में। आप बोलोगे कि प्रॉपर क्रिमिनल था, क्योंकि उसी तरह के बायो जो है वो क्रिमिनल्स लिखते हैं। देखिए मैं उसका बायो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। अच्छा, हाँ, नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है, ये लिखा है तौसीफ ने। हाँ, और इसकी एक फोटो है। कितने फॉलोवर हैं इसके? इसके फॉलोवर्स बड़े कम हैं, 15 फॉलोवर्स, और ये किसी को फॉलो नहीं करता। और इसकी एक फोटो है दाऊद इब्राहिम के स्टाइल में, सिगरेट हाथ में ऐसे लिए और ये बैठा है। ये बड़ा ही बॉलीवुड से बड़ा ही प्रभावित गैंगस्टर लगता है। और अब तो इसका इसे भी पता है, इसने जाना। नहीं, सवाल ये भी है प्रवेश के शेरू गैंग ने इसे ही क्यों चुना? इसने बाकी लड़कों को कैसे अरेंज किया? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसने लड़के अरेंज किया हो, ये सिर्फ फ्रंट में था। हाँ, क्राइम में तो सब इन्वॉल्व थे ना, साथों। अंदर घुसकर किसने पहली गोली मारी, ये तो अब जांच जब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। अंदर घुस के पहली गोली किसने मारी अभी तक ये नहीं पता है। पहली गोली तौसीफ ने मारी या उसके पीछे जो 4 लोग थे उन लोग ने मारी, ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये बात निकल कर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पारस हॉस्पिटल है ये बीजेपी के किसी सीनियर नेता का है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई भाई हैं। बताया जा रहा है नोएडा के एक सांसद है, उनके भाई का ये हॉस्पिटल है और बड़ा हाई फंडो हॉस्पिटल। नोएडा के सांसद नहीं है, ये यूपी के एक सांसद है। यूपी के एक सांसद है, नहीं, नोएडा के आगे जो इलाका बुलंदशहर, वहाँ के सांसद हैं। और ये डॉक्टर शर्मा जी नहीं, उनके आगे जो हैं दूसरे वाले, तो उनके ही भाई का हॉस्पिटल, और बड़ा ही हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ इजीली किसी की एक्सेस नहीं हो सकता। यहाँ 2 से ज़्यादा लोगों को छोड़ते भी नहीं अंदर जाने के लिए। लेकिन वही बात है, बहुत बार एक रेगुलर रूटीन हो जाता है, 3-4 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, तो किसी को शक नहीं लग रहा था। क्योंकि लेकिन पैरोल की कल भी हम बात कर रहे थे प्रवेश, कोई सिक्योरिटी नहीं थी कस्टडी। पैरोल में तो बहुत बार पुलिस सिक्योरिटी नहीं होती। बहुत सारे केसेस में देखा है मैं, पैरोल में फ्री दिया जाता है, उसमें आरोपी बहुत बार भाग भी जाते हैं। लेकिन वो कोर्ट का जुडिक्शन होता है, कोर्ट ने किस आधार पे इसे पैरोल दिया है, कैसा दिया है। अगर कोर्ट अगर बोलती कि नहीं, पुलिस की निगरानी में आपको रहना पड़ेगा। एक तरह से कहा जाए डी कंपनी के स्टाइल में इसने ये पूरी फोटो भी खिंचवा रखी है। बादशाह अपने आप को क्या दाऊद इब्राहिम का वो समझ रहा है। हाँ, और देखिए इसने जो हत्या भी की है वो बॉलीवुड के मूवी के हिसाब से की है। जैसे मतलब जिस हिसाब से जो उसका एटीट्यूड है ना, मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। जो बॉडी लैंग्वेज और जो एटीट्यूड है ना, वो साफ साफ बताता है कि वो आने वाले समय में अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ। उसने जिस हिसाब से, मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर कोई साइकोलॉजिक लेवल पे अगर उसको देखा जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। वो जितना कॉन्फिडेंस था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं था। बाकी सब भाग रहे थे मर्डर करके, वो मर्डर करके भागा भी नहीं, आराम से चल के जा रहा है। जो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें बता रही है, जो कि उसे पता है। अब क्या होता है चिराग जी, ऐसे लोग ही आगे जाके बड़े वो बन जाते हैं ना। ये जेल में जाएगा, जेल में इसका और ज़्यादा नाम होगा, अरे भाई तुमने क्या काम किया है। अगर पुलिस सही रहते, टाइम रहते, बिहार पुलिस ने अगर इलाज कर दिया तो शायद इलाज मतलब इनके गैंग को निस्तनाबूद किया जाए। लेकिन एक तरह से पुलिस के लिए भी ये राहत की बात, क्योंकि गैंगस्टर आपस में, मुझे लगता है पुलिस को बंदूक सिर्फ देखने के लिए नहीं दी गई है, उसका उपयोग भी करना है। तो पुलिस उपयोग करे तो बहुत अच्छा है। यूपी पुलिस बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रही है, इसलिए गैंगस्टरों का खात्मा हो गया। अब यूपी में कोई ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो बैठ के अकेले गैंग चला रहा हो, ऐसी सुपारी किलिंग कर रहा हो। कोई गैंगस्टर नहीं बचा यूपी में। तो अगर बिहार को भी साफ करना है तो बंदूक उठानी तो पड़ेगी। बिना बंदूक उठाए काम नहीं होगा। अब इससे लोग कहेंगे कि अरे आप बढ़ावा दे रहे हो। बढ़ावा नहीं, गैंग्स को ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा प्रवचन दे के अगर खत्म कर सकता है, अच्छा ज्ञान दे के खत्म कर सकता है। प्रवचन दिया वहाँ के जो सीनियर पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा कि किसानों ने हत्या कर दी।
किसान ही कर रहे हैं? नहीं, उनका ऐसा कहना था कि बारिश के समय में किसान को काम होता है, इसलिए उस टाइम पे नहीं होता, जब बारिश नहीं होती तो काम नहीं होता, इस वजह से बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका ऐसे मेजर रोल तो नहीं था उनका, लेकिन एक चीज़ कहना था कि जो मेजर लोग डिपेंडेंट है, हाँ, उनके वजह से। लेकिन मुझे लग रहा था इस बयान में कोई तर्क नहीं है। अभी पिछले 6-7 दिन में बहुत सारे मर्डर हो गए। हाँ, तो अगर ऐसा होता तो मर्डर नहीं होता, इसका ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार में हुआ, जिस तरह से बदमाशों ने पिस्टल्स लहराई, गोलियां चलाई, कानून और व्यवस्था पर गंभीर मुझे सवाल। लग रहा है चिराग जी, ये सीएम वहाँ के फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे पुलिस को? मुझे लग रहा है कहीं की पुलिस कमज़ोर नहीं है, बस पुलिस को थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए। हाँ, पुलिस को फ्रीडम मिले तो पुलिस बरोबर ये जो तो आपको क्यों ये लग रहा है कि फ्रीडम नहीं मिल रही? क्योंकि चिराग जी, इलेक्शन है वो तो बल्कि और फ्रीडम मिलनी नहीं, इलेक्शन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, खनन, ये सब चीज़ों से ज़्यादा आ रहा है। असला, बारूद, ये सब चीज़ों से है। खनन तो सबसे मेजर रोल है। तो जब वहाँ पैसा पुलिस को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आ रहा है, नेताओं को भी पैसा जा रहा है। आपका कहना है वो क्यों इसको तोड़ेगी? हाँ, चलिए दोस्तों, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री बिजनेस नहीं है जिससे पैसा कमा ले। हाँ, आप देखो नोएडा जैसे शहर में पुलिस अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुलिस थोड़ी ना डिपेंडेंट है। यहाँ 50 केसेस आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के केसेस आ रहे हैं, तो पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। चलिए दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? वो बहुत मतलब समाज का बहुत बड़ा सच है, इसको हम नकार नहीं सकते। चलिए, आपका क्या व्यू पॉइंट है, बताइएगा। धन्यवाद।